अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 33rd लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही चंद एक लेक्चर की कंटिन्यूशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने ISLM कर्व्स की बात की और उनमें हमने ये कहा कि IS कर्व जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व दैट रिफ्लेक्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, वेयर एज LM कर्व जो है लिक्विडिटी मनी कर्व दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। और हमने ये कहा कि दोनों ही थ्योरीज को मिला के IS एंड LM कर्व के साथ वी कैन टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन and we can also talk about the derivation of the aggregate demand curve. लेकिन initially जब हमने ISLM मॉडल को डिस्कस किया तो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें हमारे पास Y is equal to the consumption, investments and the government spending. उसमें हमने imports and exports के एलिमेंट को जो है वो ओमिट कर दिया या हमने एज्यूम किया कि it is a small economy. और उसके बाद हमने ये देखा कि सर्टेन पॉलिसी मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि फिस्कल एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज ऑन जी और अ कट इन टैक्सेस, या दूसरी तरफ मॉनेटरी एक्सपेंशन दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। दोनों ही सूरत हाल से हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ता है। और फिर हमने अपनी इस अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी को रिलैक्स किया और वी सेड कि लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। तो जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो देन आवर Y इज इक्वल टू कंजम्पशन विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम प्लस द इन्वेस्टमेंट्स। नाउ दीज इन्वेस्टमेंट नाउ विल बी फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट R स्टार प्लस G विच इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस imports and they are the function of the nominal exchange rate. अब जब स्मॉल ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू बेसिक अजम्पशंस। वन अजम्पशन इज कि इस स्मॉल ओपन इकोनॉमी के लिए इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन बाय द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, और अगर टेम्परेरीली इस इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो मूव करें अवे फ्रॉम द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, सपोज कि हमारे इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हायर हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि वी हैव द परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इसलिए फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड आवर कंट्री हमारे पास कैपिटल जो है दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन। दूसरी तरफ अगर लेट्स सपोज कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है तो उस सूरत हाल में हमारे लोकल इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू इन्वेस्ट आउटसाइड आवर कंट्री एंड कैपिटल आउटफ्लो विल टेक प्लेस। तो दोनों ही सूरतों में जब हमारे पास कैपिटल इनफ्लो होता है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। दूसरी सूरत हाल में जब हमारे पास कैपिटल आउटफ्लो होता है, जब हमारा इंटरेस्ट रेट वाज लोअर, तो क्या होगा कि कैपिटल आउटफ्लो होने की वजह से डोमेस्टिकली इंटरेस्ट रेट जो है दे विल मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। सो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी इज द मैकेनिज्म थ्रू विच हमारे पास इस स्मॉल ओपन इकोनॉमी के लिए इंटरेस्ट रेट जो हैं दे विल स्टे एट द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट लेवल। और जब हमने इस स्मॉल ओपन इकोनॉमी मॉडल को ISLM की टर्म में देखना चाहा तो हमारी IS की इक्वेशन थी Y इज इक्वल टू कंजम्पशन विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट्स विच इज अ फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट and plus G which is the government expenditure and plus NX net exports which is a function of the nominal exchange rate. जब हम LM कर्व की इक्वेशन की बात करते हैं then we say कि real balances, real money balances M over P they are equal to the demand for money, और वो demand for money जो है हमारी that is a function of the world interest rate R star and plus we have the another factor and that other factor is the income level. अब ये वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट सिंस इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड सर्कल एक्सोजेनसली गिवन टू दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी, इसलिए जब हम LM कर्व की बात करते हैं तो देयर इज वन यूनिक लेवल ऑफ Y वेयर द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। देयरफॉर इस स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास LM कर्व जो है दैट इज वर्टिकल, कि व्हेन वी टेक द एक्सचेंज रेट on the vertical axis and we take the income level on the horizontal axis, then LM star curve which is the LM curve for this small open economy that will be a vertical line, whereas our IS curve जो है
IS star for the small open economy will be a downward sloping curve in taking the exchange rate, nominal exchange rate on the vertical axis and the income level on the horizontal axis. The equilibrium point is where the LM curve intersects with the IS star curve. LM star and the IS star curve, where they are equal to each other, then the money market and the goods and services market, they are in equilibrium. जब हम इस स्मॉल ओपन इकोनॉमी की डिस्कशन की बात करते थे तो टेम्परेरीली वी अज्यूम कि हमारा प्राइस लेवल जो है दैट डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन, बट ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड दोज फ्लेक्सिबल प्राइसेस आर इन द लॉन्ग रन, और वो जो है दे आर अलाइंड विद द क्लासिकल इकोनॉमिक्स. तो जब हमारे पास पी चेंज होती है तो उसकी वजह से प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से हमारा LM स्टार कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन कि हमारी प्राइस लेवल बड़ा है या कि प्राइस लेवल कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सचेंज रेट दे बोथ चेंज. देयरफॉर वी डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर्व फ्रॉम दिस LM star curve and the IS star curve, which was giving us the equilibrium in the money market and the goods market. And we saw that whenever the price level goes up, what happens? The income level or Y that decreases. And conversely, whenever the price level goes down, the income level increases. And when we draw the combination of the two, price level and the Y, which is the income level, in the form of a curve, that curve is known as the aggregate demand curve, and that aggregate demand curve was downward sloping. तो पिछले लेक्चर में हमने इसी मंडल फ्लेमिंग मॉडल की assumptions के साथ डिस्कशन को शुरू किया, but then we talked about the real life scenario and we said कि real life में it is possible कि हमारे पास interest rate for the economies they are not set equal to the world interest rate. तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए. तो पिछले लेक्चर में हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल ही को कंटिन्यू करते हुए हमने ये कहा कि लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द पिक्चर एंड सी कि वेदर द इकोनॉमीज, द स्मॉल ओपन इकोनॉमीज, दे कैरी द इंटरेस्ट रेट विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और नॉट. एंड वी सेड ओके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी इकोनॉमीज के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो वेरी करें फ्रॉम द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, और उसके लिए हमने ये कहा कि हर एक कंट्री का एक अपना स्पेसिफिक रिस्क है. इसलिए जब हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं तो वी ऐड द कंट्री रिस्क प्रीमियम इनटू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट. देयरफॉर वी सेड कि वी कैन नाउ रीडिफाइन कि हमारे पास ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स जो है for a particular economy, small open economy, they are equal to the world interest rate R star plus a risk premium theta. Therefore, we redefine the R for these small open economies and we said our equation for the LM curve and the IS curve that will also change. But before looking at the equation, we need to look at what are the sources of the differences in the country risk premiums. And we said that there are two main sources कि एक country specific risk है. Country specific risk में we look at the political and economic stability of the country. कि अगर कोई economy जो है वो politically and economically is more stable तो उसका risk is less, risk premium will be low. And if a country is less stable then the political and economic risk will be high and therefore the country risk premium will be higher. And then we said okay, there is another source for this country risk premium and that source is the expectations about the exchange rate of that particular country. कि अगर हमारी exchange rate की expectations are favorable तो then उस country में investment के लिए people will be willing to invest more. If the exchange rate fluctuations are unfavorable तो people will not be interested, basically the investors, to invest that in that particular economy. तो इस वजह से भी हमारे पास जब हम कंट्री रिस्क प्रीमियम की बात करते हैं वी नीड टू ऐड अ टर्म थीटा इनटू आवर इक्वेशंस फॉर द IS कर्व एंड आवर इक्वेशन फॉर द LM कर्व. So when we add up the theta into our interest rate, we rewrite the equations and we say okay, our IS equation, IS star now will be equal to Y is equal to consumption
which is a function of disposable income, plus investment, which is now the function of R star plus theta. And then the government expenditure G, and finally the net exports, and they were function of the nominal exchange rate. When we talk about the equation for the LM star, then we say that supply of the real money balances M over P is equal to the demand for real balances, and the demand for real balances now they are function of the world interest rate plus theta, which is the country specific risk, and it is also the function of the income level Y. इसके बाद जब हमने LM curve and IS curve को ड्रा किया, again our LM curve was a vertical line and the IS curve was downward sloping. And from here we look at small open economies with a different world interest rate because of the different world interest rate in the sense that adding the premium into it gives another practical higher or lower than the world interest rate interest level to that particular small open economy. And then we said, okay, let's move away from the short run to the long run. तो short run में तो हमने ये कहा कि हमारे पास LM curve जो है that is vertical and IS star जो है that is downward sloping. Then we said, okay, let's talk about the long run. तो long run में हमारे पास prices जो हैं they were the classical economist prices when we say कि economy is at the natural rate of unemployment. और वो जो है is the full employment level और वो y bar is given. तो prices जो है in the long run वो adjust करती हैं so that कि economy comes back to that natural level of unemployment or the full employment output level. तो जब हम इस scenario में देखते हैं तो हमारी prices जो हैं वो change होती हैं. तो price के change होने की वजह से what will happen कि when we look at the equation for the LM curve, तो वहाँ पे हमारे पास real money balances M over P star. It has two components, one is the money supply and the denominator is the price level. So when the price level increases, what happens? Our real balances, they decline. तो जब हमारे real balances कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे LM star जो है it moves towards left. तो उसकी वजह से we go to a new equilibrium level और उस new equilibrium level के ऊपर हमारी output level is lower than the full employment level. लेकिन फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं an increase in the decrease in the price level तो हमारे real balances जो हैं वो बढ़ जाएंगे और LM star curve जो है that will be moving towards right. तो जब LM star curve moves towards right, we come to another new equilibrium level और वो equilibrium level है जिस पे हमारी output level जो है वो बढ़ जाता है. तो अगर हम इन दोनों points को connect करें, in the graph where we are taking the price level on the vertical axis and we are taking the income level on the horizontal axis, we are going to get a downward sloping aggregate demand curve. अब ये जो downward sloping aggregate demand curve है that reflects the equilibrium both in the money market as well as the goods and services market for a small open economy. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर जिसमें हमने aggregate demand curve के ऊपर देखा कि how we derive it, and then we also talked about कि how our monetary policy and the fiscal policy they shift our aggregate demand curve. कि अगर हम बात करते हैं कि expansionary fiscal policy, तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है या गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है. अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है तो डायरेक्टली आईएस की इक्वेशन में हमारे पास जी बढ़ता है जिसकी वजह से हमारा आईएस कर्व शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट. दूसरी सिनेरियो में जब फिजिकल पॉलिसी मेकर जो है वो अगर कट करते हैं टैक्सेस को तो उसकी वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है. तो डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ जाती है, although the expansion or the shift in the IS star curve is not as much as of the shift in the G, but there will be a shift in the IS star curve from the previous level to the new level towards right. और जब हमारा IS curve shift करता है towards right, then we come up with the depreciation in the exchange rate and a higher output level. And the depreciation in the exchange rate reflects two things. कि डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं उसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं.
तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने और इंपोर्ट्स के कम होने की वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स का बढ़ना जो है दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन द इनकम लेवल। सिमिलरली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में M over P विच इज द रियल मनी बैलेंसेस, तो हमारी M जब बढ़ जाएगा तो हमारे रियल मनी बैलेंसेस बढ़ जाएंगे, एंड देयरफॉर हमारा LM कर्व जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा एंड आउटपुट लेवल भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा था इंटरेक्शन ऑफ द ISLM which gives us the aggregate demand curve, and then the aggregate demand curve basically gives us the combination of the prices and the output level where both of these markets were in equilibrium. तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम टॉपिक, क्योंकि नॉर्मली हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं in the short run, in order to look at the fluctuations in the economic variables, they get help from the model of aggregate demand and aggregate supply. तो अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड वाला पोर्शन तो कवर अप कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द स्टोरी विच इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है उसकी शेप क्या होगी, और उसमें बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट मॉडल्स। Economists for the short run aggregate supply curve, they do not agree on one single model. They have their own interpretations, and in सारी interpretations को we can summarize with the help of 3 commonly known models. तो आज हम यही डिस्कशन शुरू करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, और इन तीनों मॉडल्स को जो है वो एनालाइज करेंगे। तो जो पहला मॉडल है दैट इज द स्टिकी वेज मॉडल, दूसरा मॉडल जो है दैट इज द मार्केट इम्परफेक्शन मॉडल, एंड द थर्ड मॉडल जो है दैट इज अबाउट द स्टिकी प्राइसेस मॉडल। तो ये तीनों मॉडल जो हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन मॉडल्स पे डिस्कशन शुरू करें, लेट्स गो बैक एंड सी कि अभी तक जब भी हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात की है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिफोर, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिफोर। तो जिस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की हमने बात की थी, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट वाज सिनोनिमस विद द क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नॉर्मली ये कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी रीचेस टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थ्रू द प्राइस एडजस्टमेंट्स, देयरफॉर इन द लॉन्ग रन हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, और इस वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गया होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, तो वी से कि इन द शॉर्ट रन नॉर्मली द प्राइसेस आर स्टिकी, दे एडजस्ट वेरी स्लगिशली। तो जब प्राइस एडजस्टमेंट इज स्लगिश, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि ये स्लोनेस इन द प्राइस एडजस्टमेंट can be taken as an extreme scenario, जिसमें हम ये कहते हैं कि temporarily we can assume कि prices are fixed for a short period of time. तो जिसकी वजह से हमारे पास जो short run aggregate supply curve है that was horizontal. And we also talked about कि short run aggregate supply curve से किस तरह हमारी इकोनॉमी एडजस्ट करती है या मूव करती है towards the long run aggregate supply curve adjustments. तो हमने ये देखा था कि if we take the downward sloping aggregate demand curve, the regular downward sloping aggregate demand curve, and we are taking the price on the y-axis and we are taking the income on the x-axis. Assuming that there was equilibrium when we have the vertical long run aggregate supply curve. लेकिन अब अगर हमारे पास प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो प्राइस लेवल के बढ़ जाने की वजह से हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमारा मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और द अपवर्ड मूवमेंट होगी उसमें। और जब वो अपवर्ड मूवमेंट होती रहेगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास क्या होगा कि उस अपवर्ड मूवमेंट के साथ प्राइस लेवल बढ़ेगी, और प्राइस लेवल के बढ़ने के साथ इकोनॉमी जो है दैट विल कम बैक टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। क्योंकि जब हम प्राइस बढ़ने की बात करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, तो क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है दैट मूव्स अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो जब भी हमारी इकोनॉमी जो है वो मूव करती है फ्रॉम
the full employment level, and if that movement is कि output level is higher than the full employment level, तो क्या होगा कि prices बढ़ जाएंगी, और उन prices के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो है adjustment will be कि will come back to the full employment level of output. तो ये short run से movement to the long run जो है ultimately जो shifting हो रही है that is in the price level and we are coming back to the full employment level of output. ये तो था हमारा अब तक का एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में. एंड टू समराइज हियर कि हम ये कह रहे थे कि एज पर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल एंड शॉर्ट रन वी अज्यूम्ड एज एन एक्सट्रीम सिनेरियो कि हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है. लेकिन जब हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग. नॉर्मली इकोनॉमिस्ट they agree on the concept कि हमारे पास short run aggregate supply curve जो है वो upward sloping है, यानी कि जब price level बढ़ती है तो quantity supplied को बढ़ जाना चाहिए और जब price level कम होती है तो quantity supplied को कम हो जाना चाहिए. लेकिन all of these economists they do not agree on one particular model and there are three commonly used models to explain this behavior of upward sloping short run aggregate supply curve. तो ये जो मॉडल्स हैं बेसिकली वी हैव समराइज्ड दीज मॉडल्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि दीज मॉडल्स आर द स्टिकी वेज मॉडल, द फर्स्ट वन वेयर दे अज्यूम कि वेजेस आर स्टिकी इन द शॉर्ट रन, एंड देन द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल कि मार्केट में प्रोड्यूसर्स के पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसकी वजह से this particular scenario ends in a situation where we have upward sloping short run aggregate supply curve. And finally we talk about another model and that is the in the short run we are saying that prices are sticky. In the first model we are saying the wages are sticky, but in the third model we are focusing on the price level and we say that prices are sticky in the short run. But there is one thing common in all of these three models, and that common thing is the equation, and that equation says कि aggregate output y is equal to the y bar which is the natural rate of output plus alpha, and that alpha basically is a positive parameter, and then we take P minus PE. P is the actual price level and the PE is the expected price level. All of these three models here they are saying कि overall output, the actual output of an economy has two components. It is dependent on the y bar which is the natural rate of output plus alpha times the difference between the actual and the expected price levels. अब ये जो सिनेरियो है कि difference between the actual and the expected price level, that basically is represented by that particular parameter, positive parameter alpha. And 1 over alpha जो है that basically is the slope of the short run aggregate supply curve. तो इससे पहले कि हम जो है वो sticky wages के मॉडल की बात करें तो we need to look at कि all of these three models they have one thing in common, that they have the same equation for the short run aggregate supply curve which is upward sloping, and that is कि total output is equal to the natural level of output y bar plus we have a parameter alpha which is P minus PE, the actual price level minus the expected price level, and 1 over alpha basically represents the slope of the short run aggregate supply curve. तो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले मॉडल से और वो मॉडल है sticky wages. So when we start with the sticky wage model, तो sticky wages में normally we assume and in real life it does happen कि हमारे पास जो contracting parties हैं, wage earners are the laborers. The laborers and the producers they enter into a contract before whatever the wage rate is after they have enter into that wage contract. कि जब वो wage contract में enter होते हैं तो उस वक्त जो भी wages हैं irrespective of that wage they make a contract, and if the contract is for 1 year, 2 years or 3 years, then that wage rate is applicable to those laborers. Therefore,
ओवर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हमारी वेजेस जो हैं दे आर स्टिकी। एंड सपोज फॉर सम रीज़न कि अगर हमारे पास ऐसे वेज अर्नर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं हैं, बट इवन द इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स भी जो हैं उन पे भी रिविजन जो है वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती, तो अगर हमारी वेजेस जो है वो स्टिकी हैं तो उसके साथ क्या होगा कि वेजेस जो हैं दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वेज के स्टिकी होने की वजह से हमारे प्राइस लेवल जो है वो भी स्टिकीनेस की तरफ चले जाते हैं। तो लेट्स लुक एट द जिस्ट ऑफ दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि वी अज्यूम that the firms and workers they negotiate contracts and fix the nominal wages before they know what the price level will turn out to be in future। कि जनरल प्राइस लेवल कुछ भी हो लेकिन at the time of entering into a contract they fix a wage level, और वो nominal wage जो है that is not 100% dependent on the future price level। Therefore the nominal wage W they set is the product of a target real wage lowercase letter w and the expected price level which is PE। So overall जब वो contract negotiate करते हैं तो उस वक्त जो nominal wage W capital letter W we are using here as the nominal wage, it has two components। The first component is the target wage and then the second component is the expected price in future। So overall if we want to convert this nominal wage into real wage terminology we can do that। We can say W over P. So W over P is the real wage which now is equal to the target wage which is W into the expected price over the actual price। So the sticky wage model basically gives us, when we are talking about the nominal terminologies, so then we say nominal wage is equal to the target wage into the expected price level। When we want to convert it in terms of the real wages, then we say W over P which is the real wage is equal to the target wage into the ratio of the expected prices to the current prices। तो जब अब हमारी current prices जो हैं they keep on fluctuating। If our current price is exactly equal to the expected price PE यानी कि P is equal to PE, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट आर एट देयर नेचुरल रेट्स, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड इफ आवर करंट प्राइसेस P is greater than the PE expected prices, then what happens? As per our equation above, if the P is higher than PE, then the real wage is less than its target। So when the real wage is less than its target, what will be the reaction of the producer? क्योंकि real wage is basically the cost of hiring the labor। तो जब real wage is less than the target wage, तो what will happen? The producers they will hire more workers। तो जब producer जो है वो they are going to hire more workers, as a result क्या होगा? Output level is going to increase। So whenever the price level is higher than the expected prices, real wages are lower than the target wages, then the producers they will be hiring more workers and those more workers hired will produce more output। Then is the second scenario, another possibility where we deviate from this condition of the natural rate of employment and the output level, and that is when our P actual price is less than the expected price PE। Now if the P is less than the PE, then real wage exceeds its target। When the real wage is higher than the target wages, then it becomes expensive for the producer to hire additional workers, therefore they cut down the number of workers hired and therefore the output level will decrease। अब हम इसको एक और सिनेरियो में भी देखते हैं कि how we are going to derive this particular relationship। Before we go for the aggregates short run aggregate supply curve, we need to make certain assumptions। और एक assumption जो है हम ये कह रहे हैं कि labor की जो decisions है that is based on the demand for labor। और demand for labor जो है function that is the function of the real wages। जैसा कि अभी हमने ये कहा कि जब real wages कम हो जाएंगी तो demand for labor ज़्यादा हो जाएगी और जब real wages बढ़ जाएंगी तो demand for labor कम हो जाएंगी। So we talk about a downward sloping demand for labor curve,
एंड देन वी आल्सो लुक एट द प्रोडक्शन फंक्शन कि जब लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो क्या होगा, आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा. And from there we are going to come to the short run aggregate supply curve in this sticky wage model. So in order to look at the derivation here, we are going to use three functions. The first function is our labor demand function. The second function is that of the production function, and our third function is basically the aggregate supply function. So let's look at this particular graph here. तो इस ग्राफ के अपर पैनल, पैनल A में we are saying labor demand. In order to explain the labor demand, we have taken the real wage on the y-axis and we have taken the labor amount of labor on the x-axis. And we say the demand for labor L is a function of the real wage, and the relationship is a negative relationship. If the real wage is at the level of W over P1, where the price level is P1, then the firms, they are hiring the amount of labor which is L1. Now if the price level increases from P1 to P2, suppose we are talking about a scenario जहाँ पे हमारे price level जो है वो P1 से बढ़ के P2 पे हो जाता है. तो जब price level जो है वो बढ़ जाता है तो price level is in the denominator, तो हमारी real wages जो हैं वो कम हो जाती हैं. तो we move from WP1 to W over P2, and as a result क्या होता है कि हमारे number of workers hired जो है they or demanded, they increase from L1 to L2. So when there is increase in the price level, it reduces the real wage for a given nominal wage. Here we are assuming कि हमारी nominal wage में कोई change नहीं हो रही, change is only taking place in the price level. And from there we move on to the production function. The production function में we are taking the income or the output on the y-axis and the labor on the x-axis. And we say the output now here is a function of labor. So when we say that output is a production function, output of the production function is function of labor, then we see a positive relationship between the amount of labor used and the output, units of output produced. So in the second graph here, we have taken the production function. When we are using L1, number of laborers, then the output level is Y1. Because of the increase in the price level, our real wages has decreased, and therefore number of workers hired has increased from L1 to L2. So for more number of workers, we go for the higher output level, that is Y2. And from this relationship, we come down to the aggregate supply curve or the aggregate supply relationship, which is the relationship between the price and the income or the output level. So in the last panel here, panel C, we are taking the price level on the vertical axis and we are taking the output on the horizontal axis. So at P1, output is Y1, at P2, output is Y2. So the aggregate supply curve basically is an upward sloping curve, and when we are taking the prices and the output reflecting the short run aggregate supply curve. So in sticky wages की वजह से we have come down to a scenario where we draw a short run aggregate supply curve which is upward sloping. कि हमने ये assume किया कि short run में अगर हमारी nominal wages sticky हैं W, capital letter W, तो जब हमारे price level जो है वो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से real wage कम या ज़्यादा होती है. A real wage is the cost of hiring one additional or hiring labor for from the producer's point of view. तो इसलिए प्राइस बढ़ने से जब कॉस्ट ऑफ हायरिंग लेबर कम हो जाती है तो फर्म जो है वो दे हायर मोर वर्कर, ऑल दी फर्म्स, एंड हायरिंग मोर वर्कर्स रिजल्ट इन a higher level of output. So we see a relationship between the price level and the output level which is positive in the short run when the prices are the wages are sticky. तो ये तो था हमारा sticky wage model. So let's summarize what we have done in the sticky wage model, that it implies the real wages should be counter cyclical. It should move in the opposite direction as output over the course of the business cycle. In booms, when P typically rises, the real wage should fall. In recession, when P typically falls, the real wage should rise. Now basically when we are looking at this
particular scenario of the sticky wages, we say कि in the short run wages are sticky. इसलिए जब हमारी P बढ़ती है तो क्या होता है, रियल वेजेस कम हो जाती हैं लेकिन आउटपुट बढ़ जाती है, यानी आउटपुट का और रियल वेजेस का एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, जिससे कि रियल वेजेस जो है वो काउंटर सिक्लिकल है। आउटपुट बढ़ रही होगी तो रियल वेजेस कम हो रही होंगी, आउटपुट जब कम हो रही है तो हमारी रियल वेजेस जो है वो बढ़ रही हैं। तो जब हम इसको देखते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में कि डज इट मेक सेंस टू सी कि हमारी रियल वेजेस एंड आउटपुट जो है वो काउंटर सिक्लिकली मूव कर रही हों, तो वी नीड टू लुक एट द रियल लाइफ डेटा सेट. So we have collected some data and we have plotted that data on this particular graph. So here we are looking at the behavior of the real wages and the GDP. So we have taken the percentage change in the real GDP on x-axis and the percentage change in the real wage on the y-axis. The data has been collected for various time periods for various years. If we look at the data set very closely, what we see is not a counter cyclical behavior, rather a cyclical behavior. कि real wages and the output most of the time जो है they are moving in the same direction. तो जब हम डेटा सेट के साथ अपनी स्टिकी वेज मॉडल को देखते हैं और रियल वेजेस का और आउटपुट के रिलेशनशिप को देखते हैं, तो हमारा मॉडल इज giving us a relationship which is counter cyclical, but the real life data set does not support it and it gives us a cyclical kind of relationship between the two. तो ये तो था हमारा स्टिकी वेज मॉडल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल. और ये जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है दैट इज द इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल. कि वी आर सेइंग कि हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं दे डू नॉट हैव द परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिनेरियो एंड देयरफॉर व्हेन वी से द मार्केट सिनेरियो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द मार्केट प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस जो हैं दे आर द सिग्नल अबाउट द मार्केट सिचुएशन. तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मार्केट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं तो एज ए रिजल्ट what we get in the form of the aggregate supply curve, short run aggregate supply curve, is a positive relationship between the price and the quantity supplied. So before we go into the derivation of the aggregate supply curve or the intuition for this positive relationship between the price and the quantity supplied, we need to make certain assumption for this particular model. Now for this model we are making these assumptions here. All wages and the prices are perfectly flexible. All markets clear. That unlike our previous model of the sticky wages, in this model here we are assuming a scenario where both wages as well as the prices, they are perfectly flexible. And when we have the flexibility in the price level and the wages, therefore we will not have shortages and the surpluses in the marketplaces, rather our markets will clear automatically. Then each supplier produces one good and it consumes many goods. We are saying we are talking about a particular scenario where every producer is producing only a single good, but that producer is consuming more than one product. And finally we say each supplier knows the nominal price of the good she produces but does not know the overall price level. In the second assumption we said that each supplier is producing a single good, but it is consuming many goods. So for that single good which he or she is producing, he or she knows the price level. But for the rest of the goods which he or she is consuming, there are more than one, there are many, therefore they do not have the perfect or the full information about all these price levels. Therefore, what do we do next? The supply of each good depends on its relative price. And how do we define the relative price? Okay, we are saying that each producer is producing a single good, but the supply of that single good is dependent on the relative prices. So what basically is the relative price? The relative price is the price of that good divided by the overall price level. So the supplier doesn't know price level at the time he or she makes his or her production decision, so they use the expected price level PE.
तो जब हम ये कहते हैं कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दे डू नॉट नो एग्जैक्टली स्पीकिंग द प्राइस लेवल व्हेन दे आर गोइंग टू मेक द डिसीजन. Therefore, the producer, they rely on the expected price level PE. When the producers, they are relying on the expected price levels, so let's suppose that the P rises but the expected price level does not rise. Then the supplier thinks that her relative price has risen, so she produces more, with many producers thinking this way, Y will rise whenever P rises above the PE. क्या हमारे पास इस मार्केट इम्परफेक्ट मॉडल में फुल इंफॉर्मेशन नहीं है. हमारे पास जो फुल इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूसर के पास एक प्रोडक्ट के बारे में ही है. वो प्रोडक्ट वो है जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं. ओवरऑल प्राइस लेवल जो है फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, मेनी प्रोडक्ट्स जो वो कंज्यूम करते हैं, उनके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. इसलिए जब वो सप्लाई की बात करते हैं तो वो प्रोड्यूसर जो है वो कितना सप्लाई करता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव प्राइसेस. और रिलेटिव प्राइसेस है प्राइस ऑफ दैट गुड ओवर द ओवरऑल प्राइस लेवल. अब ओवरऑल प्राइस लेवल के बारे में जो है वो प्रोड्यूसर को फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए दे रिलाई ऑन द एक्सपेक्टेड प्राइसेस. तो अब अगर जो है पी बढ़ जाती है तो ओवरऑल प्रोड्यूसर जो है दे थिंक के उनकी रिलेटिव प्राइस बढ़ गई है, कि प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर ये अज्यूम करते हैं कि उनकी ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ गई है, रिलेटिव प्राइस बढ़ गई है, इसलिए दे वुड लाइक टू वर्क हार्ड. एंड व्हेन दे विल वर्क हार्ड दे विल प्रोड्यूस मोर एंड एज अ रिजल्ट आउटपुट विल इंक्रीज. इफ देयर इज वन सिंगल प्रोड्यूसर हु इज बिहेविंग दिस वे, रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर डेफिनेटली विल बी बिहेविंग द सेम वे, बिकॉज वी हैव मेड द अजम्पशन कि हमारे पास हर प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट बढ़ाता है और कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा इन द मार्केट प्लेस, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव प्राइसेस. इसलिए जब वो उनको ये लगता है कि रिलेटिव प्राइस जो है वो बढ़ गई है, दे वुड लाइक टू वर्क हार्डर, दे विल प्रोड्यूस मोर एंड देयरफॉर आउटपुट विल इंक्रीज. सो व्हाट वी सी फ्रॉम दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई. Therefore, when we draw a curve for the aggregate supply curve, it is basically an upward sloping supply curve when we take the price on the y-axis and we take the output level on the x-axis. अब बेसिकली दोनों ही मॉडल में एक चीज हमारे पास कॉमन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस लेवल्स, कि जहां भी वो जो हमने इनिशियली तीनों मॉडल के लिए एक इक्वेशन ली थी, वी सेड के एग्रीगेट आउटपुट y is equal to y bar, which is the full employment level of output plus alpha times p minus pe. तो इसमें भी जो डिफरेंशियल है p minus pe का, that gives us a relationship which is a positive relationship between the price level and the quantity supply. अब पहले दोनों ही मॉडल जो है they boils down to the same equation for the short run aggregate supply curve, which is y is equal to y bar plus alpha time p minus pe. अब हम आते हैं अपने थर्ड मॉडल की तरफ, and that third model basically is that of the sticky price model. अब इस sticky price model में we are deviating from the wage model. We are looking at the prices and we are saying in the short run the prices themselves, they are sticky. So why the prices are sticky? We see कि customers के साथ firms के long term अगर relationship हो, so they decide about the price level and they do not change the prices quite oftenly. And then there is another reason for the sticky prices, and that as we already discussed previously कि menu cost, कि जब firm जो है prices change करती हैं then it involves certain cost, और वो cost है menu cost, कि for that matter whenever they revise the prices they have to reprint their menus, the price list, and they have to distribute it to all the customers, and it also involves cost. So at times menu cost की वजह से भी firms जो हैं they try to avoid small increases or small decreases in the price levels, therefore the prices are sticky. Then there is another reason कि firms जो हैं they cannot afford to or they do not want to annoy their regular customers by changing the prices very frequently. इसलिए to have good customer relationship, firms जो हैं they rely on the price level for a certain period of time, therefore we may say कि in the short run हमारी prices जो हैं they are sticky.
So let's make certain assumptions here. और उस assumption में हम सबसे पहले assume कर रहे हैं सिनेरियो कि फर्म्स ने अपनी प्राइसेस जो हैं वो खुद डिसाइड करनी है, यानी इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें प्राइसेस जो हैं दे आर गिवन टू द फर्म्स, rather इस काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिसमें फर्म्स ने अपनी प्राइसेस जो हैं वो खुद डिसाइड करनी है. Then the second thing is about the desired prices for the customers. So for that we have the equations here. We say an individual firm's desired price is lowercase letter p, which is equal to the p plus a times y minus y bar, where a is a positive number, y is the output level and the y bar is the full employment output level. Okay, desired price is equal to the current price level P plus the deviation of the actual output from the full employment output level. अगर हमारे पास actual price output level is higher than the desired level, then the desired price will be less than the current price and vice versa. And we also need to make another assumption कि suppose there are two types of firms. The first type of the firms is with the flexible prices, and these prices are set as per the equation above. Firms with the sticky prices, they must set their prices before they know how P and Y will turn out. Yani P is equal to the expected price level plus A of YE, which is the expected output minus the full employment level of expected output. Overall, the sticky price model is the lowercase letter p is equal to the expected price level plus a ye minus y bar e. Now let's assume कि ये हमारी firms जो हैं with the sticky prices they expect that the output will equal its natural rate. तो हमारे पास दो types of firms हमने assume की हैं. एक है with the flexible price जिसमें हमने कहा कि desired price level lowercase letter p is equal to the actual price level p plus a times y minus y bar. दूसरी तरफ हमने ये कहा कि there are certain firms जो कि sticky prices के ऊपर बिलीव करती हैं, तो उसके लिए we said कि their desired price level is equal to p plus alpha times ye minus y bar. लेकिन जब वो कहते हैं कि let's assume कि p is equal to expected price level pe, then overall the scenario will look something like this कि if we say कि p is equal to pe, तो basically they are assuming कि उनके पास expected output level is equal to the natural rate of output level. So in order to derive the aggregate supply curve, we need to first find out the expression for the overall price level. यानी कि जब हमारे पास aggregate supply curve जो है that is the relationship between the overall price level and the quantity supplied. लेकिन अभी हमने ये कहा कि हमारे पास दो different types of firms हैं. एक firms है जो कि खुद अपनी प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन करती हैं, दूसरी फर्म जो हैं वो काइंड ऑफ स्टिकी स्लगिश एडजस्टमेंट वाली प्राइस लेवल पे बिलीव करती हैं. तो इन ऑर्डर टू ड्रा अ रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरऑल प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द ओवरऑल प्राइस लेवल. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ओवरऑल प्राइस लेवल, लेट अस डिनोट S or use S as the fraction of the firms with sticky prices. And then we can write the overall price level as in the form of this equation कि overall price level P is equal to S PE plus 1 minus S P plus A into Y minus Y bar, where S PE is the price set by the sticky price firms and the other half which is P plus A Y minus Y bar price set by the flexible price firms. Overall there are two components. S is the fraction of the firms in the sticky prices, therefore 1 minus S is the fraction of firms for the flexible prices. Now we need to subtract 1 minus S times P from both sides of this equation. So we are going to get the expression as SP is equal to SPE plus 1 minus S A Y minus Y bar. Now let's divide both sides by S. If we do that, we come up with P is equal to PE plus 1 minus S A over S times Y minus Y bar. Now if we look at this expression very carefully, we can relate it to the previous equations, and that relationship is कि whenever our PE or the expected price is high,
then our overall price level will be high. If the firms they expect high prices, then the firms who must set prices in advance will set them high. Other firms respond by setting the high prices. If we have the high Y, then the price again is high. When income is high, the demand for goods is high. Firms with the flexible prices set high prices. The greater the fraction of the flexible firms, the smaller is the S and the bigger is the effect of change in Y on P. Overall, when we look back on this equation here, which is P is equal to PE plus 1 minus A over S, Y minus Y bar, this is a very familiar expression. So this basic equation boils down to where P is equal to PE, which is expected prices, plus 1 minus S times A over S into Y minus Y bar. And from here we derive the expression for the aggregate supply curve. And that expression or the equation is Y is equal to Y bar plus alpha times P minus PE, where alpha is equal to S over 1 minus S times A. यानी कि ये हमारा एक्सप्रेशन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का है, इट इज द सेम एज बिफोर, वेयर वी सेड कि हमारे पास P प्राइस लेवल इज इक्वल टू Y bar और the difference between the Y bar and Y is one component and the other is the expected prices. And we have this equation common for all of these three models. And we say कि actual price level is equal to the expected price level plus the alpha times Y minus Y bar. तो ये तो था हमारा थर्ड मॉडल स्टिकी प्राइसेस मॉडल का, जिसमें हमने फाइनल इक्वेशन इज एग्जैक्टली द सेम. इसमें फर्दर जस्टिफिकेशन एंड एलैबोरेशन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो इससे पहले कि आज का लेक्चर मैं ख़त्म करूं, आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में बेसिकली वी स्टार्टेड विद द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड वी सेड अप टू दिस पॉइंट हियर we talk about a vertical long run aggregate supply curve and we also discussed a horizontal short run aggregate supply curve. But in real life situation, economists they do agree on an upward sloping short run aggregate supply curve. But they do not agree on one theory or justification for that upward sloping short run aggregate supply curve. So normally there are three models which are put forward to explain the idea of the upward sloping short run aggregate supply curve. तो उसमें जो सबसे पहला मॉडल था that was of the sticky wages. तो उस मॉडल में हमने ये assume किया कि in the short run the wages are sticky और जो हमारे producers हैं they hire workers on the basis of the real wages and the real wages and the quantity of labor hired they are negatively related. इसलिए जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो रियल वेजेस कम हो जाती हैं और उसकी वजह से नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. उसके साथ साथ जब हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो आउटपुट लेवल भी बढ़ जाता है. तो अल्टीमेटली हमारे पास अ पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द आउटपुट लेवल. प्राइस लेवल के बढ़ने से आउटपुट लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है. दूसरी जो हमारी थ्योरी थी या मॉडल था दैट वाज द मार्केट इम्परफेक्ट मॉडल, कि फुल इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में अवेलेबल नहीं होती. जब मार्केट में फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिंगल प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग सिंगल गुड बट इज कंज्यूमिंग मैनी गुड, और सप्लाई जो है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्राइसेस. अगर ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ता है तो प्रोड्यूसर ये अज्यूम करता है कि उसकी रिलेटिव प्राइस बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो आउटपुट लेवल को बढ़ा देता है. और ओवरऑल वी सी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द टोटल आउटपुट. एंड फाइनली जो हमारा थर्ड मॉडल था दैट वाज ऑफ द स्टिकी प्राइसेस. एंड वी सेड इन द शॉर्ट रन द प्राइसेस आर स्टिकी, बट देन वी डिवाइडेड आवर फर्म्स इनटू टू ग्रुप्स. One group who follow the flexible pricing and the other group who do not follow the flexible prices, rather the sticky prices. But combining both the groups together, we try to find out the overall price level. और उसमें हमने ये देखा कि हमारी जो aggregate supply curve की overall final equation was exactly the same, where we said कि price level is equal to the expected prices
प्लस अल्फा टाइम्स y माइनस y बार। तो ये इक्वेशन जो थी हमारी कॉमन थी इन तीनों ही मॉडल्स में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट और द फिलिप्स कर्व। तो आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।